हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस। आई एम सोनप्रिया। दोस्तों, मैं आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक ढूंढ करके। बच्चों, यहाँ पे आपके एग्जाम रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं मैं सारे प्रोवाइड करती हूँ, और साथ ही में अपनी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का एज वेल एज जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं उनका भी आपको जो लिंक्स हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड आपके जो मेंस आंसर राइटिंग के सेशंस चल रहे हैं उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगी। सो डू ज्वाइन इट अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आपको पता ही चल गया होगा अपना जो ये सेशन है, दिस इज पार्ट ऑफ द 50 डे मेंस आंसर राइटिंग। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, टू व्हाट एक्सटेंट did the role of the moderates prepare a base for the wider freedom movement? यानी वाइडर फ्रीडम मूवमेंट में मॉडरेट्स जो हैं उनका किस हद तक योगदान रहा, रोल रहा, ये आपका क्वेश्चन है। बच्चों, आपको यहाँ पे कमेंट करना है यानी टिप्पणी करनी है, आपको अपना व्यू पॉइंट भी देना होगा कंक्लूजन के अंदर। एंड यस, ये आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम का 2021 का क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, 15 मार्क्स का है। आपका टाइम अभी शुरू होगा। आपको 10 मिनट्स यहाँ पे टाइमर पे नजर आएंगे। जैसे ही ये 10 मिनट्स खत्म हो गए, नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर हम इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर और की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड यस, अपना आंसर लिख लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर जो फर्स्ट 5 लोग अपना आंसर पोस्ट करेंगे उसको रिव्यू करके मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करूंगी। सो होप यू गाइज आर रेडी। मैं आपके टाइमर को ऑन कर देती हूं। योर टाइम हैज स्टार्टेड। स्टार्ट राइटिंग द आंसर।
So, hope you are done writing your answer and let's discuss. बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. आप जितनी अच्छे से अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, आप उतना इफेक्टिवली यूपीएससी ने जो पूछा है, आप अपने नॉलेज को उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाएंगे, राइट? सो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ द मॉडरेट्स प्रिपेयर्ड अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट. इसके अंदर दो की टर्म्स हैं, एक मॉडरेट्स है ना, दूसरा बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट. आपको बताना है कि मॉडरेट्स जो हैं, उन्होंने किस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट का जो बेस है, सोशल बेस, उसको वाइड किया, यानी उनकी रीच कितनी थी, मासेस तक उनकी पहुंच कितनी थी, ये आपका क्वेश्चन है. और आपसे पूछा है किस हद तक, राइट, टू व्हाट एक्सटेंट. सो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इसको पॉजिटिव साइड, इसके नेगेटिव साइड दोनों लिख के आप अपना ओपिनियन देंगे फाइनल, क्योंकि आपसे पूछा गया है, कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए इसके ऊपर, राइट? चलिए देखते हैं. सो बच्चों, क्योंकि हमारा जो की टर्म है वो है मॉडरेट्स, और हमें पता है कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज है उसे हम मॉडरेट फेज कहते हैं. कांग्रेस के फाउंडेशन 1885 से लेकर के 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल तक का जो फेज है उसे. सो यहां पे क्योंकि मॉडरेट या मॉडरेट फेज जो है वो हमारा की वर्ड है, तो आपके इंट्रोडक्शन के अंदर जहां मैं आपको कहती हूं कि आपको 2 पैराज में अपना इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन जो है ये मैक्सिमम 250 वर्ड्स के क्वेश्चन में 40 से 50 वर्ड्स के अंदर आपको खत्म कर देना है ना? 40 to 50 वर्ड्स मैक्सिमम आपको खत्म कर देना है इसको. तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पैरा के अंदर 2 छोटे छोटे से पैराग्राफ बनाएंगे अपन. जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हम क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे कि भाई मॉडरेट फेज जो है वो कौन सा फेज है. तो आप यहां लिखो, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट.
है ना, यहां पे आप उसका ड्यूरेशन लिखिए 1885 टू 1905। फिर आप मॉडरेट फेज के कुछ लीडर्स का नाम जो है वो मेंशन करोगे, जैसे कि आपके दादा भाई नारोजी हैं, दिनशा वोचा हैं, है ना, जीके गोखले हैं, इन सब का नाम मेंशन करो यहाँ पे। फिर लिखो कि इसको मॉडरेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो पॉलिसीज फॉलो करते थे वो कैसी थी, लिबरल पॉलिसीज थी। इनका तरीका कैसे था, इनका तरीका था कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस नॉन कन्फ्रंटेशनल, है ना, सीधा कोई भी वायलेंट तरीका या सीधा भिड़ना नहीं है, पीसफुल मैनर में अपनी डिमांड को रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कन्फ्रंटेशनल। नॉन कन्फ्रंटेशनल मेथड्स, जिसको क्या कहा जाता है, 3 P's, है ना, 3 P's, जिसमें हम बोलते हैं आपके प्रेयर, पेटिशन एंड देन प्रोटेस्ट। ये 3 मेथड्स इसको यूज करते थे, इसलिए इसको मॉडरेट फेज कहते हैं। अब आप सेकंड वाले इंट्रोडक्शन के पैरा में क्या लिखेंगे, चलो हम यहां देख लेते हैं। फिर आप लिखना कि इनका जो गोल था, इनका जो गोल, तो यहां पे हम लिखेंगे इनका गोल बहुत लिमिटेड था। क्या था लिमिटेड गोल, सेल्फ रूल विद इन ब्रिटिश एम्पायर, राइट, सेल्फ रूल विद इन ब्रिटिश एम्पायर। इसके साथ साथ में आप यहां पे ये भी मेंशन कर देंगे, दे represented the most progressive forces of the time, most progressive forces of the time। चलो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन में आ गया ऑफ द टाइम। बच्चों इंश्योर करना आप अपने आंसर राइटिंग में, है ना, कोई भी शॉर्ट वर्ड जो है उसका शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, कोई एब्रीविएशन नहीं यूज करेंगे, आप कंप्लीट लिखेंगे। मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हैं इसलिए ऐसे लिखा है, आप इसका बकायदा स्टेटमेंट फॉर्म में बना करके इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैरा और सेकंड पैराग्राफ में ये इंक्लूड करेंगे। सो ये की टर्म्स आपके इंट्रोडक्शन में अगर आ जाते हैं तो चांसेस बढ़ जाती है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। चलिए अभी कंटेंट देखते हैं। कंटेंट में मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको एग्जामिनर का अट्रैक्शन चाहिए तो आप एक हेडिंग लिखिए। यहाँ पे ये ऐसे लिखना नहीं है हेडिंग, मैं आपके समझदारी के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, आपको केवल समझाने के लिए। हेडिंग, हेडिंग में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे मॉडरेट्स एंड सोशल बेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। क्वेश्चन से सीधा हेडिंग उठा लेनी है, जो मैं हमेशा कहती हूं एग्जामिनर को पता चल जाएगा बच्चा वही लिखने वाला है ना, द एस्पायरेंट इज गोना राइट द सेम थिंग विच हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो मॉडरेट्स एंड द सोशल बेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इनका क्या रोल रहा फ्रीडम मूवमेंट में। तो पहले हम इनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे लिखेंगे, है ना, आपके क्वेश्चन में हमेशा नेगेटिविटी नहीं झलकनी चाहिए, आपको हर इंसान का पहले जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो देखना चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन में भी हमेशा कोशिश करेंगे जो पॉजिटिव्स हैं, जो प्रोज हैं, उनको मेंशन करें, फिर हम इनको क्रिटिसाइज करेंगे जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनके बारे में उसको लेकर के। चलिए, तो नेशनल अवेकनिंग, है ना, राष्ट्रीय जागरूकता को फैलाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब कैसे किया, तो यहां पे आप जानते हैं कि इन्होंने ब्रिटिशर्स जो हैं उनका जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है ना, जो शोषणकारी दमनकारी उनकी नीतियां हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, उसको एक्सपोज किया। जैसे आप यहाँ पे फिर एग्जाम्पल लिखिए, दादा भाई नारोजी जो हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी जो हैं उन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और आप जानते हैं हमने आपको पढ़ाया भी है कि इसमें उन्होंने
एक्सपोज किया था कि किस तरीके से इंडिया की वेल्थ को एक सिस्टमेटिक तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है वो ब्रिटेन पहुंचा रहा है, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी या धन का निष्कासन सिद्धांत कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। ऐसे ही आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं आरसी दत्त का, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किताब लिखी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एग्जाम्पल लिखिए। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेशनल अवेकनिंग उन्होंने कैसे की, उन्होंने जनता जो है उसको जो मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज है ना, मॉडर्न जो पॉलिटिकल आइडियाज है वो जनता तक पहुंचाए हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल आइडिया से यहाँ पे क्या मतलब है, तो आप यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड करेंगे नेशन क्या होता है ना, राष्ट्र क्या है, हमारे लोगों को नहीं पता था, ये सब मॉडर्न फिलॉसफीज है। सिविल राइट्स है ना, सिविल राइट्स जो है जैसे कि राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हम कहते हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार। आप जानते हैं तिलक को जब अरेस्ट किया गया 1897 में, तो जनता किस तरीके से उमड़ पड़ी थी, वो क्यों कर पाई, क्योंकि मॉडरेट्स ने उनको एजुकेट कर दिया था। सो उन्होंने उनको मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज में एजुकेट किया, एंड इस तरीके से हमारी जनता जो है वो पॉलिटिकली कॉन्शियस हो गई, राजनीतिक तरीके से जागरूक हो गई। सो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी जनता के पास में जो या जनता के अंदर जागरूक की, वो किसने की, मॉडरेट्स ने की। को पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉइटेटिव नेचर एक्सपोज किया, पॉलिटिकल आइडियाज को पहुंचाया, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस या राजनीतिक जागरूकता जो है वो अपनी जनता तक पहुंचाई। एंड यस, इन्होंने लोगों को एक्सपोज किया है ना कि देखो वी आर अ नेशन एंड हमारा एक कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्राम है जो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, है ना, अ कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्राम जो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टेज से जनता तक लेके जा रहे हैं और उनको एक नेशन के अंदर डेवलप कर रहे हैं। इन्होंने लोगों को ये समझाया कि कैसे इंडिया जो है इट शुड बी रूल्ड इन द बेनिफिट ऑफ द इंडियंस। इंडिया शुड बी रूल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। राइट? कौन कर रहा है ये सब कुछ? ये हमारे मॉडरेट्स कर रहे हैं। सो ये हमारी जनता को एक आइडियोलॉजिकल बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल बेस टू द मासेस। सो उनका इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर उसको एक्सपोज कर दिया, नेशन में लोगों को बांधा, नेशन क्या होता है, सिविल राइट्स क्या होते हैं, लोगों को ये समझाया, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनके अंदर डेवलप करी, एंड लोगों को एक आइडियोलॉजिकल बेस प्रोवाइड किया। ये सब किसका काम है? हमारे मॉडरेट्स का। एंड यस, मॉडरेट्स ने फोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हुए, ब्रिटिशर्स जो आपका 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए, वो मॉडरेट्स की देन थी। मॉडरेट्स ने जो प्रेशर क्रिएट किया था। बट अब हम यहां पे उनका क्रिटिसिज्म लिखेंगे। क्रिटिसिज्म में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हमारा मॉडरेट फेज के अंदर नैरो सोशल बेस रहा, यानी मॉडरेट्स की जो पहुंच है वो बहुत कम थी। इट वाज ए नैरो सोशल बेस। और हम यहां पे क्या लिखेंगे? मासेस का जो रोल है वो पैसिव रोल था, कोई भी एक्टिव रोल जो है वो मासेस को नहीं दिया गया। पैसिव रोल ऑफ मासेस।
अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, है ना, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं? तो यहां पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो मॉडरेट लीडरशिप है बच्चों, ये जनरली एक सिंगल, है ना, इन जनरल एक सिंगल प्रोफेशनल ग्रुप से आती थी, होमोजेनस प्रोफेशनल ग्रुप, जैसे कि लॉयर्स, है ना, आपके वकील थे इनमें से मोस्टली सारे लॉयर्स। तो ये अपनी अपनी अंग्रेजी भाषा में कॉम्प्लेक्स बातें करते थे जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। इतना ही नहीं, इनमें से बहुत सारे लोग ब्रिटिश प्रोविडेंशियल मिशन के अंदर विश्वास करते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इनमें से बहुत सारे लोग ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारा अच्छा करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते क्योंकि उनको हमारी प्रॉब्लम्स पता नहीं है। अगर सही तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे, पेटिशंस फाइल करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, तो वो हमारा वेलफेयर चाहते हैं। इनफैक्ट इनकी जो डिमांड मैंने कही वो बहुत लिमिटेड थी, सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो क्या कहते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ में अभी जुड़ा रहना इंडिया के वेलफेयर में है, क्योंकि ब्रिटिश इतनी बड़ा एम्पायर है, अगर हम इनके साथ जुड़े रहे तो हम पॉलिटिकली प्रोग्रेस करेंगे, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स डेवलप होंगे, हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी, हमारे लोग जो हैं वो सुपरस्टिशंस, जो आपके अंधविश्वास हैं, इनसे दूर होंगे और एजुकेटेड होंगे, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी ब्रिटिशर्स की तरह। ये जो है इनमें सेल्फ रिलायंस बहुत कम था, इसलिए ये लोगों को जागरूक नहीं कर पाते थे, लोगों तक इनकी बात पहुंचती नहीं थी, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत लिमिटेड थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? ये लोग मासेस की जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है उसमें विश्वास नहीं करते थे। है ना, आप आपको उसको पूरा सेंटेंस में लिखिएगा अपने आंसर में। दे डिड नॉट बिलीव इन द पॉलिटिकल कैपेसिटी ऑफ मासेस। कहते थे हमारे लोग ना कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे बटे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी सुपरस्टिशंस हैं, पहले इन लोगों को हमें एक नेशन में बिल्ड करना होगा, एक फीलिंग डेवलप करनी होगी कि हम सब एक हैं, और इसी के बाद में हम इनको किसी मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन देंगे, वरना ये लोग आपस में लड़ लड़ कर ही खत्म हो जाएंगे। तो आप ये एक्सप्लेन कीजिए। और इसी के वजह से ये मासेस को एक्टिव रोल नहीं देते थे, मासेस जो इनसे कनेक्ट नहीं हो पाती थी, जो बाद में हो पाएगी लाल पाल से एक्सट्रीमिस्ट फेस के अंदर, या गांधी से हो पाएगी बाद में, राइट। इसके अलावा आप यहां पे क्या लिखेंगे? मासेस की पॉलिटिकल कैपेसिटी में विश्वास नहीं रखते थे। एंड यस, ये लोग जो लेबर क्लास है या फिर जो हमारी पेजेंट क्लास है, उनके इश्यूज को इफेक्टिवली रेज नहीं कर पाते थे। इश्यूज नॉट रेज्ड इफेक्टिवली, इन इश्यूज को ये लोग इफेक्टिवली रेज नहीं कर पाते थे। सो मॉडरेट लीडरशिप का नेचर देख लो, इनका प्रोविडेंशियल मिशन में विश्वास देख लो, पॉलिटिकल कैपेसिटी ऑफ द मासेस में इनका अविश्वास देख लो, लेबर क्लास और पेजेंट क्लास के इश्यूज को इन्होंने इतनी महत्वता नहीं दी, ज्यादा ये प्रो एलिट क्लास थे, तो मासेस इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, राइट। इनका जो 3P मेथड है वो आम जनता को समझ नहीं आता था, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया एंड सूरत स्प्लिट हुआ, है ना, सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन हुआ 1907 में, जिसमें कांग्रेस दो हिस्सों के अंदर बट गई। ये आपने लिख दिया। अब हमारा काम आता है कंक्लूजन का पोर्शन लिखने का, यहां क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे कि भाई जो मॉडरेट्स हैं उन्होंने कुछ काम अच्छा किया, कुछ उनके प्रोग्राम के अंदर कमियां रह गई, उनके मेथोडोलॉजी में कुछ कमियां रह गई, उनके अप्रोच में कुछ कमियां रह गई।
कंक्लूजन हमें एक बैलेंस्ड वे में देना है और फाइनल कंक्लूजन में हम अपना कमेंट देंगे। हम यहां पे लिखेंगे कि किस तरीके से moderates, though criticized for their 3P methodology, against British Indian government, and है ना, इनको इनके 3P मेथोडोलॉजी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि अगर आप 3P फॉलो ना करके डायरेक्टली कन्फ्रंट करते तो शायद बंगाल का विभाजन कभी होता ही नहीं। सो दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर 3P methodology and critics labeled it as political mendicancy, right? कि आप लोग ना हमेशा भीख मांगते रहते हो बेगर्स की तरह। Yet their policy was as per the needs of the hour। समय की मांग थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपना रहे थे, डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन मोड में नहीं जा रहे थे, वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों बताती हूं? नीड्स ऑफ द आवर है ना, उनकी पॉलिसी नीड्स ऑफ द आवर थी। बिकॉज इफ they would have followed a direct confrontational method, or outright criticism, they would have been crushed by the British in the initial stages itself. In the initial stages itself. ब्रिटिश उनको बढ़ने ही नहीं देते आगे। Crushed है ना, they would have been crushed by the British in the initial stage itself. So the moderates played an effective role in sowing the seeds of freedom struggle है ना, in sowing the seeds of freedom struggle which ultimately in the Gandhian phase broadened, इसको यहां लिख लेते हैं, broadened the base of national movement, ultimately leading to freedom of India.
in 1947। देखो कितने सुंदर तरीके से हमने कंटेंट के अंदर, है ना, उनकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, क्रिटिसिज्म दोनों को इंक्लूड किया, फिर उसको लिंक किया बंगाल पार्टीशन, सूरत स्प्लिट से, और कैसे नेशनल मूवमेंट पे वो एक ड्रैग था। फिर हमने कंक्लूजन में बताया कि उनकी मेथोडोलॉजी को पॉलिटिकल मेंडिकेसी कहते हैं, लेकिन वो नीड ऑफ द आवर थी। अगर वो नहीं करते तो ब्रिटिशर्स उनको कुचल देते। उनको काम दिया गया था नेशनल मूवमेंट के बीज को सो करना, उन्होंने बहुत अच्छे से किए। इतनी डीप वो बीज जो है उसको बोया कि अल्टीमेटली गांधीयन फेज में हम मास मूवमेंट की तरफ गए एंड हमें फ्रीडम मिल गया। सो दिस इज योर आंसर एंड थैंक यू सो मच। अपने आंसर्स लिख करके टेलीग्राम पे जरूर पोस्ट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। बच्चों इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हम सुपर कोचिंग के कोर्स में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। जीएस, एनसीईआरटी, सीसेट, एथिक्स, एसए, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज एंड नोट्स। हमारे पास सुपर इंस्टीट्यूशंस के सुपर टीचर्स की क्लासेस हैं, श्री राम आईएएस, लुकमन आईएएस एंड नाउ ओजांक आईएएस 2। ठीक है, सो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। एंड यस, द गुड न्यूज इज 16 to 19 दिसंबर सुपर सिलेक्शन सेल चल रही है, जहां पे आपको पूरे 1 ईयर का जो कोर्स है वो केवल 23,999 में मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया, सोनप्रिया SONPRIYA। एंड यस, 4 मंथ्स की एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी, 4 मंथ्स की एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी। सो यू कैन परचेस इट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। एंड यस गाइज, वन मोर थिंग, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इनिशिएटिव सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक आपके लिए लाता रहेगा एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट फैकल्टीज की क्लासेस मिल रही है। थैंक यू सो मच।